प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर के माध्यम से हम भारत का जो वर्तमान संविधान है वो अपने इस स्वरूप में कैसे आया, इसके लिए इसने कहाँ कहाँ से विभिन्न प्रावधान प्राप्त किए, इसकी यात्रा का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आधुनिक भारत में इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्राय प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हों या कॉलेज से संबंधित परीक्षाएं हों, उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम पूरे अधिनियमों के बारे में बेसिक जानकारी देंगे, उनके प्रावधान क्या थे, उनके पक्ष विपक्ष क्या थे, इनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग इनको पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन करेंगे और देखेंगे। इसी आशा के साथ मैं ये टॉपिक आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं कि किस प्रकार विभिन्न चार्टर एक्ट अधिनियमों के माध्यम से संविधान वर्तमान की यात्रा तय करता है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो स्थापना होने के साथ ही ब्रिटिश महारानी की तरफ से उनको एक राजलेख जारी किया गया था। वो राजलेख 1600 ईस्वी का चार्टर था। चार्टर छोटे एक्ट होते हैं जिनमें कोई अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई तो उसकी स्थापना के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक राजलेख जारी किया। उस राजलेख के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई उस समय उसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी जो कंट्री हैं उनके साथ व्यापारिक कार्य करने थे। तो इस प्रकार मूल रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 217 स्टेक होल्डर्स थे, शेयरधारक थे, और 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक एकाधिकार प्रदान किया। एकाधिकार का तात्पर्य है कि ये जो 217 लोग हैं वो ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। यहाँ पूर्वी देशों का तात्पर्य केवल भारत से नहीं है बल्कि एशिया महाद्वीप से है। तो इस प्रकार इन 217 लोगों को पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ये बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदार। लेकिन जैसे हर कंपनी का एक डायरेक्टर बोर्ड होता है जो कंपनी से संबंधित डिसीजंस लेता है, तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इसका भी एक डायरेक्टर बोर्ड बनाया गया जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। तो कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जिसमें 24 सदस्यीय लोग थे और सारी पावर कंपनी के डिसीजन मेकिंग से संबंधित इन 24 सदस्यीय परिषद को दी गई। अब जो ये परिषद होती थी ये कंपनी के प्रशासन और मैनेजमेंट से संबंधित जो नियम थे, विधि थी, उनको बनाने का अधिकार दिया गया। हालांकि अधिकार बहुत सीमित थे। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 को स्थापना होती है। इसके लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपना 1600 ईस्वी का एक राजलेख जारी किया। इस राजलेख के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। साथ ही ब्रिटेन के अंतर्गत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी उल्लेख होता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक 24 सदस्यीय परिषद बनाई गई जिस परिषद के द्वारा कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित फैसले लिए जाने थे। हालांकि विधायी शक्तियाँ सीमित थी। यदि कंपनी का हम मूल नाम देखें तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था जो 1600 ईस्वी के राजलेख में था। तो सबसे पहला जो संविधान बनने के लिए जो पहला चार्टर पेश किया गया जो कंपनी की गतिविधियों या कंपनी की स्थापना के लिए था वो था 1600 ईस्वी का महारानी एलिजाबेथ प्रथम का राजलेख। तो ये कंपनी की शुरुआत थी। यहाँ से कंपनी की स्थापना होती है 1600 के राजलेख से।
तो प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कब हुई थी स्थापना? 31 दिसंबर 1600 को। कितने वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिए गए? 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए कौन सी बोर्ड बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य होते थे। इसके बाद में जो दूसरा जो राजलेख जारी किया गया वो था 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख। अब ये हुआ कि धीरे धीरे कंपनी का भारत में विस्तार हुआ। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ वे राजनीतिक गतिविधियां भी भारत में करने लगती है, जो उनका अप्रत्यक्ष उद्देश्य था। तो उसमें वो भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों और आंतरिक जो दुर्बलताएं थी उनके कारण वो भारत में प्रवेश करने में धीरे धीरे सफल हो जाती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। तो 3 उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कलकत्ता, जिसको बंगाल कहते हैं, बंगाल, मद्रास और मुंबई या बम्बई, तत्कालीन संदर्भ में बम्बई प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। 1726 के राजलेख के माध्यम से यहाँ की जो प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था और गवर्नर की परिषद भी होती थी। तो गवर्नर और उसकी परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। जबकि अभी तक ये था कि भारत में कंपनी के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे वो ब्रिटेन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही बनाए जाने थे। लेकिन ये उम्मीद की गई कि जो गवर्नर और उसकी परिषद जो कानून बनाएगी वो ब्रिटिश जो लॉज हैं उनके विरुद्ध में नहीं होनी चाहिए, साथ ही युक्त हों, अर्थात ब्रिटेन के हितों के अनुरूप हों। तो 1726 के राजलेख के माध्यम से मुख्य रूप से जो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी उसके गवर्नर और उसकी परिषद को कानून बनाने की सीमित शक्ति दी गई, जबकि अभी तक कानून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही बनाया जा सकता था और परिषद की द्वारा जो कानून बनाए गए उसके लिए ये उम्मीद की गई कि वो ब्रिटिश जो कानून हैं, लॉज हैं, उनके विपरीत नहीं हों और युक्त हों। ये 1726 का राजलेख था। इसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपनी विभिन्न नीतियों के माध्यम से, अपनी कुटिल चालों के माध्यम से भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके भारत के राज्यों को लूटना, घूस व्यापार के माध्यम से लूटना शुरू कर दिया। 1757 के अंतर्गत प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के अंतर्गत जो बंगाल का जो नवाब था वो पूर्ण रूप से हार जाता है और 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात प्रथम ब्रिटिश राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है। जब 1764 में पूर्ण रूप से बंगाल पे अधिकार अंग्रेज़ों का हो जाता है तो 1765 के अंतर्गत द्वैध शासन बंगाल में शुरू किया गया और द्वैध शासन के अंतर्गत जो व्यवस्था अपनाई गई उसको इतिहासकार ये कहते हैं कि आधुनिक यदि सिविलाइजेशन में देखा जाए तो उससे भ्रष्ट, उससे झूठा और पतित शासन नहीं था। जो बंगाल पूरा भारत का सबसे समृद्ध प्रांत तो था ही, साथ ही साथ पूरे विश्व के सबसे समृद्ध स्थानों में जो गिना जाता था। मात्र 7 वर्षों के अंतर्गत उस बंगाल को कंगाली के दहलीज पे खड़ा कर दिया। तो जब 1772 में वारेन हेस्टिंग बन के आया तो उसके बाद में ब्रिटेन की संसद ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके ऊपर ये दबाव लगाया कि भारत में जाकर आपको द्वैशासन डायरकी सिस्टम को समाप्त करना है, क्योंकि डायरकी सिस्टम की पूरे विश्व में आलोचना होने लगी थी। डायरकी सिस्टम में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी कंपनी की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाकर खुद के व्यक्तिगत व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहित कर रहे थे। परिणाम स्वरूप इतना अधिक धन लूट के माध्यम से, घूस के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से जो प्राप्त किया वो सब व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कमाई गई। धीरे धीरे कंपनी भी ऋण जाल में फंस गई। तो कंपनी ने अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ब्रिटेन की संसद के सम्मुख अपील की कि हमें इस बात के लिए धन उपलब्ध कराया जाए ताकि हम भारत में हमारी गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो ब्रिटेन की संसद ने ये विचार किया कि जो रिटायर्ड लोग होकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत से वापस इंग्लैंड जाते थे वो अत्यधिक धनवान हो रहे थे और ब्रिटेन के सबसे
धनवान लोगों में वो गिने जाने लगे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी संसद के सम्मुख ऋण लेने के लिए आवेदन करती है, अपनी प्रार्थना पत्र रखती है, तो ब्रिटिश नीति निर्माताओं ने विचार किया कि जिस कंपनी के कर्मचारी इतने धनवान हों, वो कंपनी कैसे गरीब हो सकती है, वो कंपनी कैसे ऋण में फंस सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद का भी इस तरफ झुकाव होना शुरू होता है और अभी तक जो कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रही थी और कंपनी को एक प्राइवेट एंटिटी की भांति माना जाता था, तो अब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की रुचि भी विभिन्न कारणों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर होने लगती है। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ब्रिटिश संसद में विचार विमर्श हुआ और इसी विचार विमर्श में ये तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इस बात के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक प्राइवेट ईस्ट इंडीज़ कंपनी के लिए पहली बार कोई कानून बनकर आता है और उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट किया गया, नियामक किया गया और इस कानून को फिर रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो 1773 में पारित हुआ।